आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गोंड जनजातियों की। हमने जनजातियों से संबंधित चर्चा क्यों उठाया है, क्योंकि ये सभी प्रारंभिक परीक्षा, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हाल ही में आप सब जानते होंगे पीएम वन धन योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना का विस्तार महाराष्ट्र की एक जनजाति है जिसको बोलते हैं कातिकारी जनजाति, जिसके बारे में हमने पूर्व में टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत ही वीडियो बनाया है। उसके बारे में, कातिकारी जनजाति के बारे में और प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, वहां से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में, क्योंकि जनजातियां, यदि कोई योजना का विस्तार किया जा रहा है, कोई जनजाति चर्चा में आ रही है, तो यदि वो महाराष्ट्र की जनजाति है, यदि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो आपको पता है मध्य प्रदेश भी जनजाति बाहुल्य वाला राज्य है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य वाला राज्य है भारत का, तो आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनकी क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या अवस्थिति है, क्या स्थिति है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं गोंड जनजाति के बारे में। ये क्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा। टू द पॉइंट का आप सब जानते हैं, उसमें कभी कभी हम इस तरह के विविध टॉपिक लाते रहेंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो गोंड जनजाति के बारे में सबसे पहले देखते हैं। गोंड जनजाति से संबंधित प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में? सर्वप्रथम तो यही पूछा जा सकता है कि किस समूह की जनजाति है। सर्वप्रथम यही पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति किस समूह की जनजाति है। तो आपको बता दूं, गोंड जनजाति जो है इसको बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय की जनजाति है, ये आपको पता हो गया और इसको आपको कभी भूलना नहीं है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। दूसरी बात आती है कि इसका निवास स्थान पूछ ले कि गोंड जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जो लोग मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं या किसी अन्य राज्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समस्या है यदि आपने जानकारी नहीं किया है तो गोंड जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजाति है। इसका निवास स्थान जो है ये विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहाँ पे विस्तारित है। यदि बात करें हम गोंड जनजाति की, तो बता दें भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि कोई सबसे बड़ी जनजाति भारत की है तो वो गोंड जनजाति है और रहती कहाँ पे है? विंध्य और सतपुड़ा पे। ठीक है, अब ये विंध्य और सतपुड़ा रीजन में क्यों रहती है, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो गोंड शब्द आया है, ये गोंड शब्द जो आया है ये तेलुगु भाषा से आया है। तेलुगु से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है और तेलुगु भाषा में गोंड शब्द का मतलब होता है पहाड़। मतलब ऐसी जनजातियां जो पहाड़ों पर निवास करती है, पहाड़ों पे रहती है, उसको हम गोंड जनजाति के नाम से जानते हैं। मतलब पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने के कारण इसका नाम गोंड जनजाति पड़ा है। गोंड इसका नाम तभी पड़ा क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहती थी। अब बात आती है इनकी उपजातियों की। कोई भी जाति होती है तो उसकी कुछ उपजातियां भी होती हैं। तो उपजातियां कौन कौन सी हैं? इसकी उपजाति है अगरिया, प्रधान और ओझा। ये तीन इसकी प्रमुख उपजाति है, अगरिया, प्रधान और ओझा। इसके अतिरिक्त एक दो और हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे, लेकिन प्रमुख ये तीन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक वितरण की यदि हम बात करें कि इसका भौगोलिक वितरण कहाँ पे है, इस जनजाति का भौगोलिक वितरण किन क्षेत्रों में, भौगोलिक वितरण का मतलब मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। तो भौगोलिक वितरण की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश है इसके समस्त जिलों में कुछ ना कुछ संख्या पाई जाती है, लेकिन बहुतायत मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो बहुतायत मात्रा में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर, विंध्य की पहाड़ी और सतपुरा की पहाड़ी पे पाई जाती है। पहले भी विंध्य और सतपुरा की बात हुई है, क्योंकि विंध्य और सतपुरा पे क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहीं से तो इसको नाम मिला है, पर्वतीय जनजाति होने के कारण ही इसको गोंड नाम दिया गया। तो इसका भौगोलिक वितरण देखें तो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में इसकी उपस्थिति है। शारीरिक विशेषताएं अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी की बात करें तो कथन में पूछ लिया जाता है शारीरिक विशेषताएं, क्योंकि जो जनजातियां होती हैं उनमें एक दूसरे में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है और वही अंतर, आप जो कॉमन चीजें हैं उसको मत याद रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो दो जनजातियों में जो अंतर है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो इसकी यदि हम बात करें शारीरिक विशेषताओं की, तो इनकी जो त्वचा है, इनके जो बाल हैं, दोनों का रंग काला होता है। मतलब देखने में ये ब्लैक, एक प्रकार से कह लीजिए ब्लैक दिखते हैं। तो त्वचा और बालों दोनों का रंग काला होता है, ये कॉमन है, क्योंकि सभी जनजातियों में आपको
त्वचा और बालों का रंग काला नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि इनके दाढ़ी मूंछों में बालों की संख्या कम होती है। मतलब सबसे पहली विशेषता, त्वचा व इनका जो कलर है, हेयर का जो कलर है वो ब्लैक है। दाढ़ी मूंछों में बालों की संख्या कम होती है। नाक बड़ी व फैली हुई, मतलब चपटी होती है और बड़ी होती है। ये प्रमुख विशेषता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाक बड़ी होती है और चपटी होती है। सामाजिक विशेषताओं की यदि हम बात करें, गोंड जनजाति के सामाजिक विशेषताओं की, तो इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, कथन वाइज दिया जा सकता है कि गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है या गोंड जनजाति में एकल परिवार प्रथा है। तो गोंड जो जनजाति है इसमें संयुक्त परिवार प्रथा और एकल परिवार प्रथा भी देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों प्रकार के परिवार गोंड जनजाति में देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेंगे। विवाह की बात करें तो गोंड जनजाति में विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह प्रमुख रूप से प्रचलित है। विनियम विवाह, हरण और विधवा। तो याद रखिएगा, हरण विवाह कहाँ पे है, गोंड जनजाति में पाया जाता है। दूसरी बात, सामाजिक विशेषताओं में ये निवास कहाँ पे करते हैं, इनका जो घर होता है, जो निवास स्थल होता है वो कहाँ पे होता है। पहली बात तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरी बात आती है कि इनका जो निवास स्थान जो होता है वो झाड़ियों से बना होता है, एक प्रकार से खरपतवार, झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां, इन सब से बना होता है और ये झोपड़ियों में निवास करती हैं। ये हमने देख लिया। अब बात आती है आर्थिक विशेषताएं कि इनका जीविकोपार्जन का साधन क्या है। तो गोंड जनजाति के जीविकोपार्जन का साधन है कृषि, शिकार एवं वनोपज। कृषि, शिकार एवं वनोपज। अब यदि आप देखें तो कृषि की बात आ गई कि ये कृषि भी करते हैं। अब आप सोचिए कि यदि ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो किस तरह की कृषि करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि तो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किस तरह की कृषि करते हैं, तो निश्चित रूप से कौन सी कृषि होगी, झूम कृषि देखने को मिलती है। पर्वतीय भागों में झूम कृषि करते हैं क्योंकि अस्थायी जमीन इनको नहीं मिल पाती है। वहाँ से क्या होता है, अस्थायी कृषि, झूम कृषि ये करते हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में करते हैं। कुछ भी हो, यदि सीमित मात्रा में ही किया जाता है झूम कृषि तो निश्चित रूप से क्या है, जो हमारा पारितंत्र है, पर्यावरण जो है, उस क्षेत्र विशेष का जो पर्वतीय पर्यावरण है, पर्वतीय पारितंत्र है, निश्चित रूप से वो प्रभावित होता है। और आपको इन क्षेत्रों में जहाँ भी ये जनजातियाँ रहती हैं और जहाँ पे झूम कृषि ये करती हैं जनजातियाँ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा भूस्खलन जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। निश्चित रूप में सरकार को इनको कुछ अतिरिक्त उपाय करने चाहिए या कुछ इनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिससे कि ये झूम कृषि को रोका जा सके। क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य जो है ये जैसे हमने कहा जनजातीय बाहुल वाला, उसी तरह से वन्य जीव की बाहुलता वाला राज्य है। पर्यावरण एक प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष को देखें तो वनों की अधिकता वाला राज्य है। संपूर्ण क्षेत्रफल पर यदि हम देखें तो सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हमें झूम कृषि को रोकना होगा, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो अक्सर नृत्य पूछ लिया जाता है कि इस नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो नृत्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक विशेषताओं में इनका नृत्य जो है वो है कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी। तो इनके 3-4 नाम तो पता होने चाहिए, जैसे कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा और ये कहरवा, सजनी, सूजा और दीवानी, सुआ और दीवानी। तो ये इनके 8 नृत्य हैं प्रमुख, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो जो घोटुल प्रथा है वो भी इसी गोंड जनजाति में प्रचलित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है देवताओं की। जनजातियों के अलग अलग देवता होते हैं, कोई भी जनजाति आप पढ़ते होंगे निश्चित रूप से उसके अलग अलग देवता आपको देखने को मिलते होंगे। तो इनके कौन से देवता हैं, इनके एक देवता है बूढ़ा देव, जो इनके सर्वप्रमुख देवता माने जाते हैं। और जो बूढ़ा देव हैं ये साज वृक्ष पर निवास करते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये जो जनजाति है ये पत्तों की पूजा करती है, वृक्षों को सेफ रखने का प्रयास करती है। दूसरे देवता है इनके हैं ठाकुर देव। ठाकुर देव जो इनके देवता हैं इनको बोला जाता है ग्राम भूमि के देवता। तीसरे देवता हैं दूल्हा देव, और दूल्हा देव जो हैं ये बीमारियों के देवता हैं, मतलब इस जनजाति को विभिन्न बीमारियों, विभिन्न संक्रमण से जो बचाते हैं देवता, उनका नाम है दूल्हा देव। इसके अतिरिक्त इनमें जैसे ये एक जनजाति है तो इसमें कई उपवर्ग भी हैं। तो इसमें जो उपवर्ग है एक है अगरिया, प्रधान, मैंने पहले भी देखा था उपवर्ग या उपजाति, तो ओझा, सोलाहस,
तो इनके बारे में देख लेते हैं। जो अगरिया जाति है हमारी, जो अगरिया उपजाति है या उपवर्ग है, ये लोहे का काम करने वाला वर्ग है। जो वर्ग लोहे का कार्य करता है, जैसे अन्य वर्गों में आम दिनों में हम लोग लोहार नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगरिया क्या है, ये लोहे का कार्य करने वाला वर्ग है। प्रधान क्या है, ये पुजारी का कार्य करते हैं। और जो एक और इसमें है कोयला मुता, ये जो कोयला मुता है ये क्या है, नाचने गाने वाला जो वर्ग है, वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराते हैं उसमें भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं कोयला मुता, ये नाचने गाने वाला वर्ग है। ओझा वर्ग जो है ये पंडिताई, तांत्रिक क्रिया और इस तरह के अंधविश्वास वाला जो कार्यक्रम है वो ओझा वर्ग का होता है। सोलाहस की बात करें तो सोलाहस ये बढ़ईगिरी का काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं सोलाहस। और इसमें भी राजगौड़ और धुरगौड़, ये दो प्रकार की गोंड जनजाति मिलती हैं। पहला है राजगोंड और दूसरा है घुरगोंड। इसमें धुरगोंड, इसमें क्या होता है, जो राजगोंड होता है मतलब इनके पास लैंड भी होती है और ये अपनी ज़मीन के अपने मतलब ये भूस्वामी होते हैं एक प्रकार से। और जो धुरगोंड है ये क्या है, ये गोंडों का ऐसा वर्ग है जहाँ पे आपको देखने को, जैसे इनके पास क्या था कि ये भूस्वामी होते हैं, तो धुरगोंड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इसी तरह से आपका ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और उम्मीद करता हूँ टू द पॉइंट जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसको आप विधिवत देखते हैं, क्योंकि आप सबका जिस तरह से सहयोग मिल रहा है टू द पॉइंट कार्यक्रम में, उससे देखकर निश्चित रूप से खुशी होती है। इसी तरह से आप सहयोग करते रहें और हमारा टू द पॉइंट का कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। हम लोग 2 दिनों से लोहे फाउंडेशन के कार्य से बाहर गए हुए थे, इसकी वजह से एक दिन आपका डिस्टर्ब हुआ है टू द पॉइंट कार्यक्रम में भी, उत्तर लेखन कार्यक्रम में भी। तो उसके लिए असुविधा के लिए हमें भी खेद है, लेकिन आवश्यक कार्य था फाउंडेशन का, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आज़ाद IAS अकादमी कार्य कर रही है, उसी तरह से फाउंडेशन के क्षेत्र में आज़ाद फाउंडेशन कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से सामाजिक गतिविधियों में प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लिया जाए, उसी के तहत ये कार्यक्रम था। तो अब निरंतर चलता रहेगा, यदि कोई भी ऐसा आयोजन होता है तो पूर्व में आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गोंड जनजाति के बारे में समग्र रूप से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताएं। ये सीरीज़ हमारी जिससे चलती रहे, आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। धन्यवाद।